मकसद क्या है? अरे कर लेने दो, अरे इन्हें पत्रकार को भी कर लेने दो कुछ काम। एक आप देखो छोड़ दो किसी को। तो पत्रकार ये कह रहे थे कि आज की पंचायत का मकसद क्या है? आंदोलन तो दिल्ली में चल रहा, हरियाणा में तो क्या करोगे वहां पर हरियाणा में? हमने कहा भाई पंचायत तो ये होती रहेगी, पंचायत कोई मुद्दों के लिए करेगा, पंचायत इकट्ठा होने के लिए होती है, आगे का प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए होती है। लोग ये कहते हैं जी वहां पे लोग कम रह रहे, आप भीड़ देख रहे ना, पंचायतों में भीड़ है हमारी, वहां पर तो अगर आंदोलन पर तो झंडा भी गड़ा रहेगा तो उसकी भी हिम्मत नहीं कि कोई झंडा भी हमारा उखाड़ दे। पीछे को हमारा घर बन रहा है वहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे, और हमने ये कहा कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका ये भी पता नहीं। अपने घर का काम ना बिगाड़ो, अपने खेत का काम करो और दिल्ली का आंदोलन का काम करो। बहुत सी चीजें प्रस्ताव हमने किए हैं वहां पे भी। ये है कि बहुत जगह कटाई का टाइम। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हमारे मेहमान हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, इसके पहले कांग्रेस में थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक उनकी जो पहचान है अपनी प्रखर एक वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय एकता संघ के अंदर एक प्रवक्ता की भूमिका पिछले 15-20 सालों से निभाते चले आ रहे हैं। आज इनका वक्तव्य, उनकी सोच कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भाई, और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आज सबसे बड़ी चर्चा है तीनों कृषि कानून जो तीनों आज केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं पिछले 11-12 महीनों से जो किसान तीनों कृषि कानून को लेकर आंदोलन बैठे थे, आज उनकी मेहनत, आज उनकी तपस्या, आज उनका आंदोलन कहीं ना कहीं काम आया और केंद्र सरकार को मजबूरन कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा है। मुख्तार भाई, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि कृषि कानून बिल आज केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए को देखती है? सर, इसके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे बम्बई क्या काफ़ी जगह पर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया है कि ये काले कानून हैं, काले कानून वापस लिए जाएं। इस दरमियान में मैं इसके बारे में जेल भी गया। साकीनाका में प्रोटेस्ट किया गया किसानों के समर्थन में कि सरकार ये काले कानून वापस ले। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फ्लैश न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काले कानून जो तीनों बिल इन्होंने वापस लिया है, ये इस देश की जनता का और किसानों की बहुत बड़ी जीत है। मुख्तार भाई, कहीं ना कहीं जो किसान नेता राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक संसद के अंदर दोबारा इस बिल को, जिस तरह इन्होंने कानून पारित किया था, दोबारा संसद इस कानून को रद्द करें तो ही जाकर हम सही मानेंगे। तो क्या सोचते हैं, मतलब क्या प्रधानमंत्री पर टिकैत जी को भरोसा नहीं है, या क्या किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको आप? सर, टिकैत जी जो है ना सीनियर लीडर है, वो जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़बानी बातों पे भरोसा नहीं है। हमें भी, मैं टिकैत जी का समर्थन करता हूँ। अगर इन्होंने तीनों बिल वापस लेने की बात कही है तो इन्होंने संसद में इनको वो बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास करना चाहिए। मैं टिकैत जी का समर्थन करते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह अगले 2-3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, पंजाब में होने हैं और 1-2 जगह और कई जगह होने हैं, तो कहीं न कहीं एक चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है। और संजय राउत ने कहा है कि विपक्ष अगर इसी तरह एकजुट रहा तो उसके परिणाम और भी आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, संजय राउत जी भी बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी जो कहा है अच्छी बात कहा है। विपक्ष को एक रहने की ही ज़रूरत आज देश को है। जिस तरह देश की चीज़ें बिक रही हैं, देश की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, जनता को तकलीफ़ें बढ़ रही है,
इसलिए पूरे विपक्ष को इकट्ठा हो करके इनकी गलत नीतियों का विरोध करते ही रहना है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बिल ये लाते हैं उसको बगैर बताए बगैर बोले 12 बजे रात में पास करवा देते हैं। ये अन्याय है इस देश की जनता पर। और फिर मैं तीनों बिल जो इन्होंने वापस लिया है इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अकल में आई बात। रहा जो विधानसभा का चुनाव है, चुनाव में के मौके पे इन्होंने जो ये निर्णय लिया है इससे इनको राजनीतिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इनकी हकीकत को जान लिया है। ये आने वाले वक्त में देश के बड़े नुकसानदेह लोग हैं। मेरा तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील है कि मिल करके इस सरकार का विरोध करना है, किसान मजदूरों के हित में हमें काम करना है और इसी तरह हमें इनके हर फैसले जो गलत फैसले हैं उनको वापस लेने के लिए मजबूर करने का हमें ज़रूरत है। तो माना जाए जो CAA का जो कानून है उस पर भी विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि अब जिस तरह से लोग अभी दबाव बनाए, ये कहा जाए मोदी जी ने उन्होंने कहा है, उन्होंने देश से क्षमा मांगा है कि हमने शायद कृषि कानून को हम किसान को समझा नहीं पाए हैं। ठीक है, उन्होंने क्षमा मांगते हुए देश के किसानों से उन्होंने कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो ये माना जाए कि मतलब विपक्ष अब ये चाहेगा, अगला कदम होगा कि CAA उसको भी वापस लिया जाए, इस तरह का दबाव बनाएगी विपक्ष आने वाले दिनों के अंदर। देखिए, हकीकत में सबको मिल कर के ये कदम उठाना चाहिए। CAA जो है सर, ये सिर्फ एक कौम के लिए है। मैं यहाँ जातिवादी धर्मवादी नहीं कर रहा हूँ बातें, सिर्फ एक कौम को टारगेट करके ये कानून बनाया गया है। मेरा सरकार से मांग है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि आप इस पर पुनः विचार करिए और इसको वापस लीजिए। तो एक क्या माना जाएगा, आखिरी सवाल आपसे, ये मोदी जी का बड़प्पन है या किसानों की जीत है या केंद्र सरकार की हार है? एक आखिरी सवाल आपका, एक लाइन के अंदर। सरकार ये किसानों की जीत है और इनका बड़प्पन नहीं है। ये मजबूर हो गए, हज़ारों किसानों की शहादत हुई, लोगों को गाड़ियों से कुचलकर मारा गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनकी बेइज्जती हुई। ब्रिटेन की महारानी ने भी इनको कहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक पार्लियामेंट मेंबर ब्रिटेन की है, उन्होंने भी कहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो इन्होंने सोचा ज़्यादा थू होने से अच्छा है किसान बिल को जो काला कानून है मैं वापस ले लूँ। वो इनकी इज्जत बच गई और भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया। इसी तरह जितने भी ये गलत कानून पास करा रहे हैं, ये फैसले ले रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि ये सब गलत कदमों को जो इन्होंने उठाया है वो वापस लेना चाहिए इन्हें और देश की जनता को न्याय देने का काम करना चाहिए, रोज़ी रोटी देने का काम करना चाहिए, सद्भावना के साथ रहने की सीख देना चाहिए, सर्वधर्म समभाव में एकता विश्वास रखने की सीख देना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के मालिक हैं, हमारे घर के भी वो मालिक हैं, लेकिन वो एक तरफा जो फैसला लेते हैं सर, इससे हमें तकलीफ़ है। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शेख अब्दुल मुख्तार शेख जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी कानून पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा ये किसानों की जीत है, ये विपक्ष की जीत है, ये एक संगठन बल जो किसानों ने एकजुट होकर पिछले 11-12 महीने से एकजुट रहे, ये उसकी जीत है। और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो विपक्ष को विश्वास में लेते हुए कोई फैसले। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों कानून कृषि कानून थे उनको उन्होंने वापस ले लिया। आज पूरा देश के अंदर सारे किसान जश्न मना रहे हैं और कहीं न कहीं किसान इस कानून वापस ले जाने खुश नाराज़ भी हैं। MSP पे भी वो चाहते हैं कि एक गारंटी कानून लागू हो। यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, इस समय खड़े हैं बोल सकते बैठे हैं हम एक होटल में। मेरे साथ वार्ड क्रमांक 162 के एक ऐसे नेता जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चाहते हैं, हजरत पठान। उन्होंने आज एक पोस्ट डाली है, न आवी न भावी, कन्फर्म नगर सेवक हजरत पठान।
इस पर हम बाद में बात करेंगे। पठान साहब, ये बताइए कि आप महाराष्ट्र के एक खेतियर हैं, एक किसान के लड़के आप हैं, कि जो कृषि कानून जो मोदी सरकार ने वापस लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई बहुत दिनों से किसान जो है रोड पे आंदोलन के लिए बैठे थे। चलो देर से कि वो नहीं, मगर बीजेपी सरकार को नींद में से जागी हो गए। मगर ये हम लोग इससे सहमत नहीं अभी भी जी। जब तक पूरा तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम किसानों के साथ में रहेंगे। क्यों? देख, मैं तीनों कानून वापस हो गए हैं। किसान जो अपने किसान नेता राकेश टिकैत जी ने उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तीनों कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी उस पर गारंटी सरकार नियम बनाए, उस पर है तो ही हम अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे। बराबर है। जब तक एमएसपी ख़त्म नहीं करेगी, जब तक हमको गारंटी नहीं किसी देगी सरकार, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम आंदोलन के साथ में रहेंगे। और ये जो काला कानून जो लाया है, हम सख्त उसके खिलाफ है। पूरे महाराष्ट्र के लोग उसके खिलाफ रहेंगे। एक महाराष्ट्र का भूमिपुत्र होने के नाते मैं तो इस कानून का ही विरोध पहले से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक बात पठान साहब, ऐसा है कि हमने देखा है कि जब भी कोई मसला रहा है, चाहे किसान से जुड़ा हो या झोपड़पट्टी जुड़ा हो, आपने हमेशा उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपने हिस्सा लिया है। अभी हमने हाल ही में देखा, पिछले कई वर्षों से अब जरी मरी एयरपोर्ट के या कहूँ आजू बाजू जो बने झोपड़पट्टी, उनके सेफ्टी का मसला को लेकर आप कहीं ना कहीं सड़क उतरे हैं, आपने भूख हड़ताल किया, आपने अनशन किया, लेकिन आज भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, झोपड़पट्टी का मुद्दा आज से कम 15 साल से रकड़पट्टी हो रही है। सर्वे करके ने जो रखा है, पात्र अपात्र जो करके रखा है। अब गवर्नमेंट पहले कांग्रेस थी, बाद में बीजेपी शिवसेना आ गई, अब वापस आघाड़ी की सरकार आ गई। फिर भी हमारे घर जहाँ की वहाँ है, और उसके बारे में कोई भी सरकार निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। तो बेवकूफ़ किसको बना रहे तुम? आप तो तुम वोट मांगने को आओगे। हम भी उसी इलाके में रहते हैं, झोपड़पट्टी में। मगर हमारा कहना है पहले हमारा झोपड़पट्टी का मसला हल हो, उसके बाद में आपके जैसे नेताओं को अंदर घुसने दिया जाए। पठान, देखिए बार बार जब चुनाव आता है तो बार बार आपका नाम उछलता है, चाहे आमदार चुनाव हो या नगर से चुनाव हो। जब जब चुनाव आता है बार बार आपका नाम उछलता है, आपको एक नगर भावी नगर से देखा जाता है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं किसी अन्य पार्टियों के आश्वासन पे या कहीं उनके विश्वास पे आप अपना उम्मीदवारी रद्द कर देते हैं। तो जनता की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, असमर्थन किसी और को दे देते हैं, तो जनता पे विश्वास कैसे करेगी? ऐसा है ना, तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई अगर अच्छा आदमी आता है तो उसको समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उस लायक कोई भी दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम हमको एक पार्टी से टिकट भी मिला, भी सब कुछ ओके हो गया, फिर भी हमको कुछ नेता ने, कांग्रेस के नेता ने कुछ समझाने के बाद में हम पीछे हट गए। तो हमने बोला भाई हम एनसीपी से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मेरे बाजू के सब लड़ रहे तो ठीक है, उनको लड़ने दो, बच्चे लोग को है वो। उसके अंदर वो तो जीत के तो आया, मगर उसने 5 साल के अंदर कभी भी झोपड़पट्टी का मुद्दा लिया नहीं है। और आज भी जो आगे हो रहे, इनके साथ में घूमना बोले तो अपने आप को यह बेवकूफ़ समझना। अरे ये हम जो जुड़े थे नसीम भाई के लिए वापस जुड़े थे कि नसीम भाई कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, इन लोगों को समझाएंगे, मगर ये लोग का समझने के फिराक में नहीं है। और हम चाहते हैं कि पहला हमारा झोपड़पट्टी का मसला हल हो। अभी अडानी आया है भाई, पार्ला में पत्रा मारा, देखे हो आप। उसके बाद में अगर ये 14,000 रूम को अगर पात्र अपात्र करके रखा, बिल्डिंग सड़ रही है। जब 2011 का कानून आ चुका है तो घर देने में क्या तकलीफ है? ठाकरे सरकार के आमदार ने बैनर पोस्टर लगाए कि कल चाबी देने वाले लोगों ने सामान अपना भर के रखा, घर नहीं मिला, बाढ़ की वजह से बोले कि बाढ़ आई, अभी कैंसिल है बाद में। मगर रुकावट कहाँ आ रही, पब्लिक को और झोपड़पट्टी वाले को बताने को कोई भी तैयार नहीं है। पठान साहब, अभी आपने एक पोस्ट डाला आज, अभी कुछ घंटे पहले, न आवी न भावी, कन्फर्म नगर सेवक हजरत पठान जी। तो ये आज बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसा है, देखो हम तो अगर जो भी पार्टी हमको टिकट देंगे तो हम तो लड़ेंगे। अभी हाल ही में आपने कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व आमदार, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष
उनकी उपस्थिति में आपकी नाराज़गी दूर कर दी गई। सारे तमाम कांग्रेस के जो इलाके के जो लोग थे, सभी लोगों ने लेके आपका मनमुटाव ख़त्म किया। इसके बावजूद आपको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कांग्रेस आपको टिकट देगी? नहीं, मेरे को तो भरोसा है, नसीम भाई के ऊपर भरोसा है। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मगर ये एक दूसरे को एक कबर खोद रहे ले, कांग्रेस को खुद इनके ही लोग कमज़ोर कर रहे ले। इनको रोका जाए पहली बात तो। अब हम किसी का नाम लेके नहीं बताते। किसको रोका जाए? आपको? नहीं, ऐसे लोगों को रोका जाए जो कांग्रेस के साथ में रह के ने कांग्रेस को कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं। हम तो देखो, खुला दुश्मन अच्छा, ऐसे छुपे रुस्तम दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इनकी जगह नहीं होना चाहिए कांग्रेस। पठान साहब बताइए कि मैं समझा नहीं कि ऐसे लोग रोका जाए, जैसे कि आप कांग्रेस में जाहिर प्रवेश किए और आपका सरकार बाकायदे हमने देखा सोशल मीडिया पे आपके इलाके के आमदार कार्याध्यक्ष, पूर्व आमदार, पूर्व मंत्री कार्याध्यक्ष जी ने आपका सत्कार किया, आपको शॉल दिया, श्रीफल दिया। तो किसको रोका जाए? कौन किसको रोकना चाहते हैं? स्पष्ट करिए आप, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे पूरे लोग देखेंगे, ताकि आपके इलाके के जो हमारे कांग्रेस नेता इस बात को समझ सके। खुल के बोलिए आप। कांग्रेस में ही कुछ लोग हैं ऐसे, वो नेता समझ चुके होंगे। हमारे न्यूज़ जब जाएंगे तो वो समझेंगे कौन लोग हैं, क्यों क्रॉसिंग कर रहे ले, क्या वजह। वो मेरे लिए क्रॉसिंग नहीं है, वो कांग्रेस के नेता के लिए क्रॉसिंग कर रहे ले। देखो, गए टाइम हमने, नसीम भाई ने बोला हमने फॉर्म भरा नहीं, कांग्रेस का नगर सेवक जीत के आया, उसने कभी हमको बाद में आने के बाद में कभी साथ में नहीं ले आना, कभी कुछ बात करा, हम नाराज़ चल रहे थे। हमने ठीक है, मैं बोला भाई नसीम भाई भी हार गए, अभी अपना गुस्सा उतार लिए, अभी नसीम भाई को अगले टाइम हम साथ में रहेंगे, नसीम भाई के साथ में रहेंगे, नसीम भाई के लिए। रही बात कारपोरेटर की, अगर टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा कांग्रेस से, अगर टिकट नहीं दे तो झोपड़पट्टी वाले सोच समझ के वोट दे, चाहे कोई भी सरकार का नगर सेवक के लिए लड़े, 162 से और 166 से। इनको अपनी जगह और इनकी अपनी औकात बताना चाहिए, क्योंकि ये जनता के और झोपड़पट्टी वाले से खेल रहे ले। ये वादा कर रहे हैं आप फ्लैश न्यूज़ पे कि अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं देगी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देंगी तो मैं 100% लड़ूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं किसी कांग्रेस का मोहताज हूँ, किसी पार्टी का मोहताज है। बोल, मेरे को जनता के लिए काम करना है तो मैं जनता के लिए लड़ूंगा, किसी के लिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगी भाई? हारे को आज़ादी है लड़ने की। ये मान लिया कंफर्म नगर सेवक? ओके, हाँ कंफर्म। ये हजर पठान जी जिन्होंने साबित तौर पर कह दिया कि पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, वार्ड क्रमांक 162 का मैं कंफर्म नगर सेवक हूँ। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अभी दिसंबर महीने में महानगर पालिका की लॉटरी खुलने वाली है। वार्ड क्रमांक 162 फिलहाल अभी OBC अदर बैकवर्ड क्लास में आता है, और इसके बाद लॉटरी में क्या होता है इसके बाद देखेंगे कि हजर पठान साहब कौन सी पार्टी चुनाव लड़ते हैं, अपच लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि मैं इस बार वार्ड क्रमांक 162 का कन्फर्म नगर सेवक हूँ। कैमरामैन जगन के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़।